चलो हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे, हैं? छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी है ना, उत्तर में 75 मीटर की रेखा, समोच्च रेखा है ना, दक्षिण में महानदी बेसिन और पूर्व में पश्चिम में सोन नदी है ना। इसके बीच में बसा है हमारा छोटा नागपुर का पठार है ना। अगर हम भारत की बात करें है ना, तो ये इस क्षेत्र में बसा हुआ है। ये है छोटा नागपुर का पठार है ना, जिसको 75 मीटर की समोच्च रेखा उत्तरी सीमा की निर्धारण कर रही है ना। महानदी बेसिन इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर रही है, सोन नदी इसके पश्चिमी सीमा का, और ये है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है ना। यहीं पर पारसनाथ की चोटी भी है, जो संपूर्ण छोटा नागपुर के पठार की, यहाँ ऊपर सॉरी है ना, ऊपर की संपूर्ण छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ से जब दामोदर नदी निकलती है तो इसको दो भागों में बांटी हो जाती है, ठीक है। इधर हालांकि ओडिशा हिल्स का प्रभाव है ना, ये ध्यान में रखना है, जिसे आप गरजात भी कहते हो, ठीक है। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाला जो पठार बनता है वो कौन सा बनता है? हजारीबाग का, और नीचे वाला जो बन रहा है वह रांची का पठार बनता है। कौन सा बनता है? रांची का पठार है ना। तो हजारीबाग की चर्चा हम कल कर चुके हैं, है ना। ये कैसा पठार है? रांची के पठार की चर्चा करते हैं। लिखिए, यह भी, यहां भी रांची के पठार पर, या इस लिखिए, ऐसा लिखिए, इस पठार में गोंडवाना चट्टानों के अतिरिक्त, गोंडवाना चट्टानों के अतिरिक्त धारवाड़ एवं कड़पा चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ एवं कड़पा चट्टानें, कोड़पा लिखो, कड़पा लिखो, जो जैसा लिखना चाहे, है ना। कड़पा चट्टानें पाई जाती है। इस पठार पर भी, इस पठार पर भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है। लाल एवं पीली मिट्टी आच्छादित है। औसत ऊंचाई इस पठार की, इस पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह क्षेत्र हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस पठार पर पाट क्षेत्र निर्मित है। पाट
एक स्थलाकृति है ना, पाट प्रदेश है, जो उत्थित भाग होते हैं, उत्थित यानी कि ऊंचे उठे हुए भाग है, जो यत्र तत्र कहीं पर कटे फटे है ना। तो हम जैसे टीले बोलते हैं ना, टीले कैसे गुंबदाकार रहते हैं, लेकिन ये ऊंची उठी भूमि है जिसका भाग सपाट है ना, आप ऐसे कह सकते हो। इस प्रकार से ऐसे भाग आपको दिखाई देते हैं, तो ये पाट प्रदेश होते हैं। हालांकि ये संप्राय मैदान ही है, याद रखना है एक प्रकार से। पाट प्रदेश स्थित है जो एक उत्थित भूमि है ना। हालांकि पाट प्रदेश कटे फटे होते हैं, याद रखना है, लेकिन ये कैसी है, उत्थित है ना। ठीक है, इतना हो गया पक्का। चलिए अब आते हैं ओडिशा हिल। ये देखो इधर वाला। चलिए ओडिशा हिल से पहले एक काम करते हैं, हम महानदी बेसिन लिखते हैं, महानदी बेसिन है ना, ये वाला। अब इसके नीचे जो छोटा नागपुर का जो पठार है ना, रांची का पठार जो है, अब इसके नीचे यहां से एक महानदी गई होगी है ना। ये महानदी का रीजन है, छोटा है, संकीर्ण है, ज्यादा बड़ा कोई एरिया नहीं है, संकीर्ण क्षेत्र है, ध्यान देना है। तो महानदी लिखिए, यह छोटा नागपुर के दक्षिण में, छोटा नागपुर के दक्षिण में अवस्थित है। यह क्षेत्र महानदी एवं क्षेत्र महानदी एवं उसकी सहायक नदियां जैसे, पता है इसकी सहायक नदियां कौन सी है? देखो, तेल, हंसदो, शिवनाथ, शंख है ना, से वहित है, ठीक है। यह उर्वर मैदान है, यह उर्वर घाटी है, ऐसा लिखो, उर्वर घाटी है, जहां मुख्यतः धान की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, समझे? हाँ, अब देखो इधर, शांति से देखो। अभी अगर मैंने यहां पर छोटा नागपुर का पठार बनाया है ना, छोटा नागपुर का पठार बनाया है, तो मैंने यहां पर महानदी बेसिन बनाई है, ये वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर रही है छोटा नागपुर के पठार का। देखा भी था हमने, कल भी देखा था, आज भी बताया मैंने कि ये छोटा नागपुर का पठार है, तो इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन को आप यदि एटलस में देखोगे, यहां पर देखोगे महानदी बेसिन को, तो ये नदी यहां से आ रही है ना। यहां पर हमारा मध्य प्रदेश होगा, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा होगा, यहां से छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। अब छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है ना, जहां से ये महानदी वगैरह निकल रही है, ठीक है, मुख्यतः यहां से शिवनाथ नदी देखने को मिलेगी आपको। कौन सी नदी मिलेगी? शिवनाथ नदी है ना। महानदी के अतिरिक्त जो है महत्वपूर्ण जो नदी है वो शिवनाथ नदी है, मिल गई आपको। तो ये शिवनाथ नदी वाला जो छत्तीसगढ़ का रीजन है ना, ये उत्तरी वाला भाग है ना, जहां पे आपको डल्ली रजेरा दिखेगा, कोरबा दिखेगा। देखो महत्वपूर्ण क्षेत्र कोरबा भी होगा, डल्ली रजेरा होगा नीचे के मैप में, पॉलिटिकल मैप में दिख गया कोरबा वगैरह, नीचे नहीं जाना है ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना, ये कहलाती है छत्तीसगढ़ बेसिन। क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़ द्रोणी। आया समझ में? क्या कहलाता है? अब ध्यान देने ना है। अब कई लोग छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य को एक मान लेते हैं, तो इसके नीचे दंडकारण्य है, जो ऊंट का जो पैर नीचे गया है ना,
हमारे मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ की संरचना अगर देखें तो ऊंट के जैसी है या नहीं है? तो वो जो पैर नीचे गया है ना, जहां से नीचे की ओर से ओडिशा और पश्चिम की ओर से महाराष्ट्र लगा होगा, नीचे के मैप में देखो, नीचे के मैप में, बाद में ऊपर लाऊंगा मैं, पहले नीचे के मैप में जहां मैं राज्यों की बात करूं ना, तो पॉलिटिकल मैप में मैडम मैप लाया कीजिए। एटलस में क्या है कि आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी, उसमें नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्या है आप हाईलाइट कर पाओ, है ना, हाईलाइट बहुत जरूरी होता है, आपको आगे पढ़ने के लिए काम आएगा। तो ये जो नीचे वाला जो रीजन है ना, ये दंडकारण्य बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? दंडकारण्य। जैसे सामान्य तौर पर आप दंडकारण्य का पठार कहते हो, क्या कहते हो? पठार। तो ये इसके दक्षिण वाला हिस्सा है, जो मैं लाल कलर से शो कर रहा हूं ना, ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये है ना, ये दंडकारण्य है। क्या है? दंडकारण्य है। और ये छत्तीसगढ़ बेसिन है। क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन है, ये ध्यान देना है। ये छत्तीसगढ़ जो बेसिन है ना, ये छत्तीसगढ़ बेसिन याद रखना है, मुख्यतः शिवनाथ नदी के द्वारा प्रक्षालित है, यानी कि अपवहित क्षेत्र है उसका। समझ में आया? और यहां पर लाल पीली मिट्टी, चाहे हम दंडकारण्य के क्षेत्र की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ बेसिन की बात करें, यहां पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। परंतु यह भी ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। दोनों ही, चाहे हम छत्तीसगढ़ बेसिन की बात करें या दंडकारण्य के क्षेत्र की बात करें, तो इतना तय है, यहां पर 150 सेंटीमीटर की वर्षा है, किंतु मृदा कैसी है? यहां पर लाल पीली मिट्टी है ना। वर्षा अधिक होने के कारण यहां पर प्राचीन काल से ही धान की कृषि ज्यादा होती है। मतलब यह कहना है यहां पर कि धान का जो जीनपुल है वो छत्तीसगढ़ बेसिन ही है, जीनपुल जहां से उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहां पर सर्वाधिक धान तो नहीं होता है, सर्वाधिक धान पश्चिम बंगाल वगैरह के एरिया में होता है, लेकिन यहां पर चावल की किस्में बहुत ज्यादा है। किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ बेसिन में। लगभग 1800 से अधिक प्रजातियां धान की केवल इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। और इसी से लगकर हमारा बगलखंड है ना। अगर मैं छत्तीसगढ़ बेसिन की बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ बेसिन की जो पश्चिमी सीमा है वो मैकाल श्रेणी बना रही है। क्या बना रही है? मैकाल श्रेणी। उत्तरी सीमा महानदी बेसिन बना रही है। पूर्वी सीमा ओडिशा हिल्स, गरजात पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और दक्षिणी सीमा दंडकारण्य बना रहा है। इसके बीच में बसा है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। आया समझने में क्या कह रहा हूं? तो लिखिए। हाँ, महानदी बस उतना ही। कितना लिखोगे और क्या करोगे इतना लिख के? माता छत्तीसगढ़ बेसिन है ना। यह बेसिन या यह द्रोणी मुख्यतः शिवनाथ नदी के द्वारा प्रक्षालित है। लिखता है मेंस दे रहे हो? हाँ? या अपवहित है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। शिवनाथ नदी के द्वारा प्रक्षालित है। लिख क्यों नहीं रहे हो आप? कहाँ है? अच्छा, ऐसा शिवनाथ नदी के द्वारा प्रक्षालित है, अपवहित है ना। ये जहां जहां बह रही है इसके द्वारा इस बेसिन का निर्माण किया गया है ना। ठीक है, या बना हुआ है ना। आपको जैसा शब्द आपको उचित लगे वैसा, है ना। क्या लिखवा रहा था मैं, भूल गया। हाँ, प्रक्षालित है। देखिए, इसकी पूर्वी सीमा ओडिशा हिल, पश्चिमी सीमा मैकाल,
श्रेणी, पश्चिमी सीमा मैकाल श्रेणी, उत्तरी सीमा महानदी बेसिन तथा दक्षिणी सीमा दंडकारण्य बनाता है, दंडकारण्य बनाता है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, यहां लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहां 1800 से अधिक धान की किस्में पाई जाती है। धान की किस्में पाई जाती है, अतः इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है। क्या देख रहे हो? अबू झमाड़िया नाम सुने हो ना? जनजाति नहीं सुने हो? अबू झमाड़िया गोंड है ना, इस क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि गोंड दंडकारण्य पर भी है, खोंड भी है वहां पर, है ना। चलिए, कोरबा, इस क्षेत्र में कोरबा इस क्षेत्र में कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा कोयले के लिए तथा, ऐसा लिखो, कोरबा कोयले के लिए तथा डल्ली रजेरा, डल्ली रजहेरा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क के लिए, हाँ लेट हो गए, ध्यान नहीं रहा। लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया आपका, है ना। अब लिखिए दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य बेसिन। दंडकारण्य ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में इसका विस्तार है। यह पठार मुख्यतः छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त
महाराष्ट्र, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं ओडिशा में भी, महाराष्ट्र एवं ओडिशा में भी इसका विस्तार है। महाराष्ट्र एवं ओडिशा में भी इसका विस्तार है। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक है। 150 सेंटीमीटर तक है। सघन वन से आच्छादित है। सघन वन से आच्छादित है। जनजाति बहुल क्षेत्र है। जनजाति बहुल क्षेत्र है। मुख्यतः गोंड एवं खोंड जनजाति पाई जाती है। गोंड एवं खोंड जनजाति पाई जाती है। गोंड एवं खोंड जनजाति पाई जाती है ना। देखो, अगर आप एटलस में देख रहे हो यहां पर, है ना, अगर आप एटलस में देखो तो इस क्षेत्र में आपको जो है ना जगह मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र में यदि आप जाओ तो गढ़चिरौली मिलेगा, देखो, है ना, गढ़चिरौली। देखो, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाओगे तो आपको वहां पर गढ़चिरौली क्षेत्र मिलेगा, है ना। ओडिशा में जाओगे तो कालाहांडी का क्षेत्र मिलेगा, रामपुर वाला क्षेत्र। कालाहांडी रामपुर वाला क्षेत्र मिल रहा है। चलिए, वहां पर एक नदी मिलेगी नीचे। ये तो छत्तीसगढ़ बेसिन, आपको अभी ये नहीं पता, ऊपर के एरिया को हमने छत्तीसगढ़ बेसिन बोल दिया ना। अब नीचे वो जो पेड़ है ना, वहां जाना है, जो महाराष्ट्र से लगा है और छत्तीसगढ़ अपना ओडिशा से लगा, उस क्षेत्र में ही आपको प्रवेश करना है। ये जो क्षेत्र है इसमें आपको दंतेवाड़ा मिल जाएगा, बस्तर मिल जाएगा। मिला ना। और इधर महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पर उसी से लगा होगा गढ़चिरौली का रीजन। और ओडिशा में अगर आप आओगे ना, मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ है ना, तो यहाँ गढ़चिरौली देखो लगा हुआ, बोल रहा हूं ना मैं, है ना। और रामपुर कालाहांडी का जो क्षेत्र है, जहां से आपके दो महत्वपूर्ण नदियां निकल रही है, देखो, इंद्रावती एवं सबरी नदी निकल रही है, ओडिशा से निकल रही है। ये वाला पूरा रीजन जो है ना, ये नक्सलाइड एरिया है। क्या है? नक्सलाइड। यहां पर नक्सलाइड हमले होते रहते हैं, है ना। आजकल का नक्सलाइड स्वरूप अलग है, पहले अलग होता था, आज अलग है ना। तो नक्सलाइड एरिया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन सा, है ना, जैसे बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, है ना, इधर गढ़चिरौली हो गया, कालाहांडी का क्षेत्र हो गया ओडिशा का, ये सब क्या है? ये नक्सलाइड एरिया है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है यह, है ना। क्या लिखा पॉइंट लिख लीजिएगा। जनजाति बहुल क्षेत्र है, मुख्यतः गोंड एवं खोंड जनजाति पाई जाती। किंतु बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, है ना, ये सब छत्तीसगढ़ में है ना। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है, ब्रैकेट में महाराष्ट्र कर देना।
कालाहांडी क्षेत्र ओडिशा, कालाहांडी क्षेत्र ओडिशा। क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, नक्सल प्रभावित है। बेलाडिला, बेलाडिला दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बेलाडिला 3 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। बेलाडिला दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जहां लौह अयस्क के भंडार है, जहां लौह अयस्क के भंडार है। दिखा बेलाडिला, ठीक है। सबरी, सबरी, इंद्रावती, सबरी, इंद्रावती जैसी प्रमुख नदियां इस बेसिन से होकर प्रवाहित होती है। मैंने कहा ना सघन वनों से आच्छादित है, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है अभयवन, अभयवन भी मिलेंगे आपको और राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेंगे। इंद्रावती देखो टाइगर क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो रीजन है देखो, अभी छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया है ना, और दंडकारण्य का क्षेत्र भी हो गया। अब इसके पूर्व में जाओगे ना, ये ओडिशा हिल्स मिलेगी आपको। देखो ओडिशा हिल्स, अब आप बोलेंगे सर ओडिशा हिल्स नहीं, गरजात पहाड़ी मिलेगी, क्योंकि ओडिशा हिल्स को गरजात हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गरजात हिल्स, है ना। तो लिखिए ओडिशा हिल्स आपको पूछा जा सकता है, या गरजात हिल्स पूछा जा सकता है। फिर इधर वाले क्षेत्र को हम कंप्लीट करते हैं। अब आ जाएंगे हम इधर की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर आएंगे अभी। लिखिए इसे गरजात पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे गरजात पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। मलयगिरी, मलयगिरी, पंचपतमाली, मलयगिरी पंचपतमाली क्षेत्र में बॉक्साइट के विशाल भंडार है। बॉक्साइट के विशाल भंडार है। मयूरभंज, मयूरभंज देखो मिलेगा मयूरभंज। ये सारे जो शब्द बोल रहा हूं ना मैं, ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, है ना, तो ध्यान देना है, ठीक है। अब डल्ली रजेरा आपको पूछा जा सकता है। अब डल्ली रजेरा में मैंने क्या बोला, कहां पर है डल्ली रजेरा? डल्ली रजेरा छत्तीसगढ़ बेसिन में है, और ये डल्ली रजेरा छत्तीसगढ़ बेसिन में किस चीज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, इसलिए मैं ये नाम आपके सामने रख रहा हूं। जैसे हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो नाम तो पुनः से आएगा ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन 4 जगह अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर याद करना आसान हो जाता है। समझ में आया ना? तो लिखिए क्या लिखा, मयूरभंज, क्योंझोर, ऐसा लिखो, क्योंझोर
क्षेत्र लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए तथा सुंदरगढ़ मैंगनीज एवं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज एवं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब 5 मिनट में तीनों चारों चीजों देख लो, है ना। 1 2 3 4 5, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। हम अरावली और विंध्य प्रदेश पर आते हैं, है ना। और अरावली और विंध्य प्रदेश पर आने के बाद फिर हम हमारे प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, है ना, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, और फिर दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे हम। एटलस में देखो उसे, जब तक आप एटलस में नहीं देखोगे मस्तिष्क में वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। टेस्ट कभी भी हो सकता है ना, अभी तक जितना पढ़ाया है ध्यान रखिएगा। आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। हमारा बहुत सारा सिलेबस, है ना, हो चुका होगा लिखवाने के साथ साथ। सर नहीं पूछो। सर ये टिक्करपाड़ा की जो पहाड़ी, अभी आएंगे, मैं तो उस पर भी आएंगे। ये भी हिस्सा है उसका, ओडिशा हिल्स का ही हिस्सा है ना। ये भी छोटी छोटी पहाड़ियां बाद में लिखेंगे हम, जो है ना। इसका मुख्य विभाजन हम देख रहे हैं, हालांकि रामगढ़ भी इसी का हिस्सा है। मैंने रांची का पठार लिखवाया है, महानदी बेसिन लिखवाया है और छत्तीसगढ़ बेसिन लिखवाया है ना। 3 चीजें लिखवाई है मैंने, तो नोट डाउन कर लेना। ये जब लेक्चर अपलोड होगा तब देख लेना। हाँ, क्योंकि बैक टू बैक डालना है ना उनको सारे लेक्चर्स, तो कटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है। चलो, है ना। अब हम मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। कहां पर? अरावली में प्रवेश कर रहे हैं। कहां पर प्रवेश कर रहे हैं हम? अरावली। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना। हाँ, चलो। अब आपको इतना बड़ा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं बना रहा हूं। ये ऐसे अपने अपने जैसे बातें मत किया करो, ठीक है। ध्यान देना है। अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है ना। जितना प्राचीन हमारा पूर्वी घाट है, जितना प्राचीन इथोपियन क्षेत्र है अफ्रीका का, जितना प्राचीन कनाडियन शील्ड है, ब्राजीलियन शील्ड है,
तो ये शिल्ड थे, वास्तविक तौर पर एक ज्वालामुखी के उथले भाग जिसे हम शिल्ड कहते हैं, है ना। तो उसी समय अरावली बन रहा था, है ना, यानी कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही बन रहा था। कब बन रहा था? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, प्रोटेरोजोइक कल्प में बना था, है ना। प्रोटेरोजोइक से पेलियोजोइक में यह बन रहा था, है ना, बनने का एक क्रम रहा, है ना, एक साथ तो बना नहीं होगा, धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुआ होगा। तो प्रोटेरोजोइक काल से लेकर पेलियोजोइक काल तक जो है वह बनता रहा, है ना। और इसलिए याद रखना है कि पृथ्वी पर जब यह संरचनाएं निर्मित होना आरंभ हुई थी, उसी क्रम में याद रखना है अरावली का निर्माण भी हो रहा था। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वेगनर ने यह कहा था कि पेंजिया दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित था, है नहीं था। यदि आप गौर से देखोगे तो एक नया पेंजिया बन रहा है। क्या बन रहा है? नया पेंजिया। मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब मैंने आपको बताया कि यह प्लेट इधर की ओर जा रही है, यह प्लेट इधर की ओर जा रही है, यह प्लेट इधर की ओर जा रही है, यह भी इधर की ओर जा रहा है, प्रशांत प्लेट इधर जा रही है, जा रही। आप देखोगे कि सभी भाग जो है, दृढ़ भाग जो है वो इधर की ओर आ रहे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भाग भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी जो प्लेट है वो भी इधर की ओर ही तो आ रही है, आ रही नहीं आ रही। तो एक समय आएगा जब सारे खंड जो है, भूखंड जो है वो पुनः से एकत्रित होंगे और एक नया पेंजिया जो दक्षिणी ध्रुव पर न होकर अब उत्तरी ध्रुव पर होगा। और जब यह आगे की ओर बढ़ रहा है तो एक विभिन्न संरचनाएं बन रही है, हिमालय बन रहा है। पहले था क्या? नहीं, अब इस पेंजिया में हिमालय भी आ जाएगा, अन्य स्थलाकृतियां भी समाहित होगी, होगी नहीं होगी? होगी। तो वैसा ही पेंजिया दक्षिणी ध्रुव पर बन रहा होगा। तो ऐसे कई पेंजिया आए होंगे और कई पेंजिया गए होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो जब पेंजिया दक्षिणी ध्रुव पर रहा होगा तो वो पेंजिया बन भी रहा होगा ना, बन रहा होगा ना, बन रहा होगा। तो जब पेंजिया बन रहा था ना, तो उसी क्रम में अरावली बना है। बात सुनो, अरावली ऐसा नहीं है कि भैया पेंजिया के विखंडन के बाद बना। विखंडन के बाद तो नई पर्वत श्रृंखलाएं बन रही है, जिसे हम नवीन ललित पर्वत कहते हैं, है ना। जबकि अरावली की अगर हम बात करें तो पेंजिया निर्माण के क्रम में ही इसका निर्माण हो चुका था और फिर बाद में टूटा तो हमारे हिस्से में अरावली आ गया, अफ्रीका के हिस्से में अफ्रीका की उच्च भूमि आ गई, है ना। किलिमंजारो, केन्या जैसी चोटियां वहां पर आ गई, है ना, उनके हिस्से में आ गया। हमारे हिस्से में क्या आया? अरावली आया। आई बात समझ में? अब ध्यान देना है। इसे पुरातन क्यों कहा जाता है? इसे पुरातन इसलिए कहा जाता है, तू भी चला जा। इसे पुरातन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण पेंजिया निर्माण के क्रम में ही कहां पर हुआ? पेंजिया निर्माण के क्रम में। याद रखना है, ये सारे भाग, ऑस्ट्रेलिया इधर की ओर आ रहा था, भारत इधर की ओर जा रहा था, मतलब ऐसी संरचना बन रही थी। 3D में इमेजिन करो, ये सारे भूखंड क्या हो रहे थे? ये सारे भूखंड आपस में जुड़ रहे थे। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अफ्रीका के पूर्वी भाग पर टकराएगा, टकराएगा नहीं टकराएगा? अफ्रीका के पूर्वी भाग पर टकराएगा और ये ऑस्ट्रेलिया भारत के पूर्वी भाग पर टकराएगा, है ना। तो इनके बीच में ये सन्नति बनेगी, भूसन्नति, और इसमें भी भूसन्नति बनेगी। यानी कि अफ्रीका के पूर्वी भूसन्नति में अरावली बन रहा होगा, है ना। और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में यहां पर भी वलन की प्रक्रिया आरंभ हुई होगी। तो इस क्षेत्र में अरावली बना, इस क्षेत्र में पूर्वी घाट बना। तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्वी घाट जो है वो अरावली के समकालीन है। क्या है? हाँ, तो जितना प्राचीन हमारा अरावली है उतना ही प्राचीन हमारा पूर्वी घाट भी है। बाद में नदियों के अवसादों के कारण याद रखना वहां पर डेल्टाई प्रदेश बन गए, कुछ लेगुन्स बन गए। क्या बन गए? लेगुन वगैरह। वो बात की बात है, उसको हम बाद में समझेंगे क्या होता है लेगुन, है ना। लेकिन अभी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब यह है ना पेंजिया निर्मित हो रहा था, तो पेंजिया निर्माण के क्रम में अफ्रीका के पूर्वी भूसन्नति में जो है हमारा अरावली बना। बाद में पेंजिया विखंडन के पश्चात अफ्रीका का भाग यहां रह गया और अरावली का भाग हमारे हिस्से आ गया। और अरावली का यदि विस्तार हम देख रहे हैं तो अरावली का विस्तार याद रखना है, ये जो आपका वही जो बर्बाद होने कगार पर है अभी, हाँ वही मालदीव, है ना। कहाँ पंगा लेते हो यार, है इतने पिद्दू से, है ना। चाइना बैठा है तुमसे कोसों दूर, हाँ?
इंडिया बेटा है तो, और वो भी नरेंद्र मोदी है, हैं? अच्छा योगी नहीं था, हाँ? नहीं तो 4-5 पनडुब्बे भेज ही देता वहां पे, जाओ लहरा के आ जाओ अपना। भरोसा थोड़ी उसका। हाँ भाई चलो, है ना, कोई दिमाग से मारता है, कोई बल से मारता है, सही नहीं सही? तो मोदी अब दिमाग वाले हैं ना, वो दिमाग से खेलता है। योगी बुलडोजर है, तो तोड़ेगा सीधा, है ना, देखो तो सही, तोड़ के सीधा द्वीपों को उठाकर पता चले लक्षद्वीप में मिला दिया। ये हमारा है ना, फिर से केंद्र शासित बन गया दादा नोवा, है? ऐसा कर देगा वो। कहाँ पंगा लेते हो, समझ में नहीं आता है। इतने पिद्दू से, है ना, हम थोड़ी ना कह रहे डर के रहो तुम, डर भारत दिखाता ही नहीं किसी को, है ना। ये श्रीलंका पिद्दू सा, इसको भी पता है कि हम खत्म हैं, फिर भी नए नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, उगलते ही कुछ ना कुछ। कहाँ है उगल रहे हो, और इतना सा है, हैं? हमारे लोग घूमने आते तो तुम्हारे घर में चूल्हे फुकाते, हाँ? कहाँ, उसमें भी तुम देखो। चलो जान दो, वहां क्यों जाए हम, इधर आओ, है ना। तो अरावली का विस्तार मालदीव लक्षद्वीप से होते हुए काठियावाड़ और दिल्ली अंबाला कटक तक है। समझ में आए? अगर आप अरब सागर की तलहटी में जाओगे ना, अरावली मिलेगा। क्या मिलेगा? अरावली के अवशेष मिलेंगे आपको। अरब सागर के नीचे जाओगे तो आप यहां पर, है ना, बट गहराई है ना। क्यों गहराई है? क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो जब ये भारतीय प्लेट क्षेपित हो रही थी तब ये वाला भाग उठ रहा था, जहां पर पश्चिमी घाट बना है। ये वाला भाग जब ऊपर उठ रहा था ना, तो ये समुद्री भाग में क्या होता है? बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट हल्का होता है या भारी होता है? भारी होता है ना। तो जब कोई चीज ऊपर उठती है और भारी चीज ये नीचे की ओर रहती है ना, तो वो और नीचे की ओर जाने का प्रयास करती है। तो वो क्या हुआ, यहां पर बेसाल्ट था, यहां पर पश्चिमी घाट था, तो ये अरब सागर वाला भाग धीरे धीरे क्या होता चला गया? धंसते चला गया। ये धसा, इसके नीचे वाला और भाग धसा, ये धसा, इसके नीचे वाला और भाग धसा। तो ऐसी स्टेप नुमा, सीढ़ी नुमा संरचना है। कैसी है? सीढ़ी नुमा संरचना है। इसीलिए याद रखना है, ये जो सीढ़ी नुमा संरचना है ना, ये अरब सागर को क्या बनाती है? गहरा बनाती है। बात समझ रहे मेरी? अब आप बोलते ना सर एस्चुरी क्या है, एस्चुरी क्या है? एस्चुरी और कुछ नहीं है। नदी अपने अवसाद बिछाकर डेल्टा बनाना तो चाह रही है, लेकिन जो अवसाद है ना, वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इतनी गहराई है तो अवसाद सीधा नीचे जा रहा है, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बन पाता है। तो ऐसी संरचना एस्चुरी कहलाती है। और क्या है? तो थोड़े बहुत अवसाद अपने मुहाने पे, है ना, स्थलीय भाग जहां पर होगे वहां पर बिछा के चली जाती है। तो गहराई ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अरब सागर वैसी गहराई बंगाल की खाड़ी में नहीं है। क्या नहीं है? बंगाल की खाड़ी में वैसी गहराई नहीं है। प्राचीन काल के अवसाद बीच बीच कर वहां पर एक नया मैदान बन चुका है ना। इसलिए पश्चिमी अरब सागर में गिरने वाली नदियां कभी भी डेल्टा नहीं बनाती। हाँ, हम चले जाएंगे, मानव जाति रहेगी या नहीं रहेगी, है ना, दूसरे एलियन आकर यहां पर रहेंगे तो उनको मिल सकता है एक नया डेल्टा, है ना। हम किताबें छोड़ के जाएंगे उनके लिए, टेंशन मत लो, बहुत सारी, है ना। अब इधर देखो, तो अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? अरावली का विस्तार याद रखना है, मालदीव लक्षद्वीप से होते हुए हमारी मुख्य भूमि में यदि देखा जाए तो काठियावाड़ से लेकर दिल्ली अंबाला कटक तक है। लेकिन इसकी मुख्य ऊंचाई जो है ना, वो याद रखना है कहां से कहां तक मिलती है? कहां से कहां तक, है ना, कच्छ से लेकर दिल्ली अंबाला कटक तक वहां पर मिलती है हमें, है ना। कहां से कहां तक? कच्छ से लेकर, कच्छ के निचले क्षेत्र से लेकर, हालांकि काठियावाड़ भी बोल सकते हो आप, वहां से लेकर, है ना, हालांकि वो काठियावाड़ का ही हिस्सा है, तो वहां से लेकर याद रखना है कहां तक मिलता है इसका विस्तार? दिल्ली अंबाला तक मिलता है ना, दिल्ली अंबाला रीच तक मिलता है। तो ये मिटा दो मैं, अब पता चला कैसे बना, है ना, किस भूसन्नति में बना है।
है ना, प्रोटेरोजोइक से लेकर पेलेजोइक तक इसका निर्माण हुआ, है ना। इसलिए याद रखना है ये वलित पर्वत है, किंतु पुरातन वलित है, नवीन वलित नहीं है, पुरातन वलित है। लंबे समय की कालावधि में यह बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब समझिएगा, ये जो अरावली है, अगर मैं अरावली की बात करूं, है ना, वहां पर एक जगह मिल जाएगी आपको, देखो पालनपुर। अगर गुजरात के ऊपरी क्षेत्र में अगर आप देख रहे हो तो वहां पर पालनपुर दिखेगा आपको। मिला पालनपुर? राजस्थान से सटा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है। मिला पालनपुर? तो यहां से इसकी ऊंचाई है मुख्यतः, ठीक है, यहां से इसकी ऊंचाई है। तो यहां से इसकी ऊंचाई है, तो ये यहां पर है, देखो इस प्रकार से, ये दिल्ली अंबाला है, ये दिल्ली अंबाला क्षेत्र तक है ना। हालांकि इसका विस्तार ये काठियावाड़ में, याद रखना, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मिलता है हमें, गिरनार वगैरह, है ना। फिर यहां से नीचे की ओर है और लक्षद्वीप मालदीव तक विस्तार है। तो ये पुरातन वलित पर्वत है, याद रखना है। लेकिन अब चूंकि इतने प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है, और अब तक का यदि हम आज एंथ्रोपोसिन युग तक आ चुके हैं, है ना, नए युग तक आ चुके हैं, तो कितना कालखंड बीत चुका है और इस पर कितनी सारी बाह्य शक्तियों ने कार्य किया होगा, प्रदानात्मक शक्तियां कार्य की होगी। तो आज किसी किसी जगह पर यह पूर्ण रूप से अपरबित होने की कगार पर है। कहीं कहीं पर इसके छोटे टीले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छोटे टीले। मुख्यतः इसके मध्य भाग में जो है इसके छोटे टीले मिलते हैं। छोटे टीलों को कहा जाता है इंसेलबर्ग। घिस घिस कर ये छोटे से गुंबद के रूप में शेष हो जाता है, तो इंसेलबर्ग कहा जाता है इसे। कहीं पर इसे मोनेडनॉक कहा जाता है ना। तो याद रखना है। तो जब हमने पुराना जो सिलेबस था उसमें मैंने आपको बताया भी था, अपर्दन चक्र पढ़ाया भी था मैंने, है ना। टैंक का अपर्दन चक्र पढ़ाया था, डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको मोनेडनॉक क्या होता है, इंसेलबर्ग क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा मध्य वाला हिस्सा है जहां पर आपको थोड़े बहुत इंसेलबर्ग मिल जाते हैं। अगर हम उत्तर की ओर जाए तो इसकी हाइट कम है, और दक्षिण की ओर आए तो हाइट निरंतर क्या होती जाती है, ऊंचाई क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये अरावली जो है ना, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। कितने भागों में? 3 भाग में। पहला जो भाग है वो दिल्ली अंबाला रीच के नाम से जाना जाता है, जिसे आप उत्तरी अरावली के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? उत्तरी अरावली। तो ये जो उत्तरी अरावली है, ये उत्तरी अरावली दिल्ली अंबाला यानी कि शिवालिक से नीचे का रीजन है। अब शिवालिक से नीचे का रीजन है तो इसकी ऊंचाई याद रखना है मुख्यतः 300 से 600 मीटर ही है। कितना है? 300 से 600 मीटर। चूंकि यह शिवालिक से संलग्न है, इसीलिए संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहां पर वर्षा अच्छी हो जाती है। अर्थात हम यहां पर वर्षा की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहां पर हो जाती है। आई बात समझ में? पक्का शुष्क पर्णपाती वन है, उससे आच्छादित है यह वाला क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र। अगर मध्य अरावली के क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो मध्य अरावली के क्षेत्र में याद रखना है इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है ना। इसकी ऊंचाई याद रखना है, ये 300 से 600 मीटर है, याद रखना है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 900 से 1200 मीटर तक हो जाती है ना। 600 से 900, सॉरी, इसकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। लेकिन वर्षा थोड़ी कम होती है यहाँ पर। क्यों कम होती है? क्योंकि यह मानसून के समानांतर है। मैंने उत्तरी भाग में कम हाइट होने के कारण भी ज्यादा वर्षा क्यों कही? क्योंकि यह शिवालिक से संलग्न है, तो शिवालिक उस मानसूनी पवनों को पूरा रोक लेता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर वर्षा थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके भाग में जाए ना, याद रखना है, तो यहाँ पर वर्षा कम होती चली जाती है। अगर हम यहाँ की वर्षा की बात करें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। कहाँ पर? मध्य, यानी कि मध्य अरावली का जो क्षेत्र है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि ज्यादा वर्षा नहीं है और खुला क्षेत्र है, इसलिए पवनों का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा। इसलिए अपर्दनात्मक क्रियाएं भी यहाँ पर ज्यादा है। और ये वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो एक ओर से लूनी और एक ओर से पश्चिमी बनास नदी निकल रही है। पश्चिमी बनास है ना, इधर की ओर से, और लूनी इधर से। ठीक है, तो ये लूनी और बनास के बीच में कगारी क्षेत्र है और कुछ नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जो अरावली का जो भाग है, मध्य अरावली का भाग, वह लूनी और बनास, पश्चिमी बनास के मध्य का क्षेत्र है, जिसे हम
मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, याद रखना है। और दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा हिस्सा है, यानी कि इसकी हाइट ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यह सबसे ऊंचा भाग है ना। और ऊंचा भाग होने के कारण याद रखना है, थोड़ी बहुत मानसूनी पवनों को वह रोक सकता है और वहां पर वर्षा करा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 60 से 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 से 80 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा यहां पर मिल जाती है ना। शुष्क पर्णपाती वन भी है यहां पर, है ना। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, इसीलिए याद रखना है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ी है, दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ी है वो है अबू हिल्स। कौन सा है? अबू पहाड़ी, वहां पे मिल जाएगा आपको। तो ये जो अबू पहाड़ी है ना, ये अबू पहाड़ी याद रखना है, यहीं पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर मिलती है, जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर भी है ना, जो जैन धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। कई झीलें यहां पर मिलेगी, जयसमंद वगैरह आपको झीलें यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, जो पूर्वी राजस्थान का मैदान है जो उसमें इंसल वर्ग बनते वो इसी यत्र तत्र मिलते हैं ना आपको, कई कई छोटे छोटे मोनाडनॉक जैसे। ठीक है, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। आज मैं बता रहा हूँ, कल मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो ना। आज बता देता हूँ पूरा, विंध्य भी बता दूंगा और फिर है ना लिखवा मैं कल दूंगा। इतनी चीजें समझ रहे हो आप? ये समझे। अब ये जो अरावली है ना, ये अरावली मैंने कल भी कहा था कि ये भौगोलिक विभाजन के साथ साथ सांस्कृतिक विभाजन का भी कार्य करती है, क्योंकि इसके एक और क्या मौजूद है? मारवाड़ प्रदेश मौजूद है, और एक और क्या मौजूद है? मेवाड़ प्रदेश मौजूद है ना। तो मेवाड़ जहां पर राजपुताना एरिया है, मारवाड़ जहां पर उद्योगपतियों का क्षेत्र है ना। लेकिन बाटी प्रमुख है। क्या है? बाटी प्रमुख क्षेत्र है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आते हैं। अगर ये अरावली समझ चुके हो, मैं लिखवा कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, बात की बात है। अब समझते हैं विंध्य पर्वत, है ना। विंध्य पर्वत की अगर हम चर्चा करें तो आखिर विंध्य पर्वत है क्या, है ना। पता है, कोई बोल सकते हो? समय है ना, अभी तो है, 10 मिनट है अभी। तो बता सकते हैं विंध्य पर्वत क्या है? पर्वत है सर, बहुत बढ़िया। इससे बेहतरीन और कोई जवाब नहीं हो सकता। चलिए देखो, अच्छा याद रखना है, विंध्य पर्वत जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रहा है, ये विंध्य है। अब विंध्य बना कैसे, ये भी तो ध्यान दीजिएगा। विंध्य कैसे बना? विंध्य और कुछ नहीं है, विंध्य एक मिट्टी का ढेर है। क्या है? मिट्टी का ढेर है, जिस पर कुछ ऐसी क्रियाएं हुई कि उसने पर्वत का रूप ले लिया। अब कैसी हुई वो बताएंगे हम, है ना। तो जब हम पुरातन की बात करते हैं, जब समुद्र का अतिक्रमण जो है वो महाद्वीपीय भाग पर हुआ था, यानी कि एक वक्त ऐसा था जहां पर जीवन तब ज्यादा था नहीं, स्थलीय भाग पर समुद्र में जीवन था ज्यादातर, है ना। समुद्र में जो जीव थे वो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, उत्सर्जित करते थे, है ना, लवणीय जीव थे। तो ऐसे जब जल का जब अतिक्रमण महाद्वीपीय भाग पर हुआ, ध्यान देना, तब तो अरावली था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरावली नहीं था, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो जब जल का अतिक्रमण स्थलीय भाग पर हुआ ना, तो इस स्थलीय भाग पर जल के अतिक्रमण के कारण जो है ना, यहां पर जो समुद्री अवसाद थे ना, वो उनके ढेर लग गए। अरावली में भी, इधर भी, और मारवाड़ क्षेत्र में भी। ये भी ध्यान देना, क्योंकि अरावली तो बना था, लेकिन जल का अतिक्रमण होगा तो यहां पर भी उसके अवसाद होंगे, यहां पर भी होंगे। तो आप देखते होंगे कभी कभार कि यार जो चीजें राजस्थान में होती है वही हमारे विंध्य में भी क्यों पाई जाती है।
जो मारवाड़ के क्षेत्र में अगर आपको चूना पत्थर मिल रहा है तो फिर हमारे विंध्य में भी क्यों मिल रहा है? अर्थ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो ये मिट्टी के ढेर है और कुछ नहीं, मतलब समुद्री अवसाद है। अब समुद्री अवसाद में क्या केवल जीव आएंगे क्या? समुद्री जीव, बालू भी आएगा। बालू आएगा ही नहीं आएगा? तो आपने देखा होगा खजुराहो वगैरह ये सारी सब मूर्तियां किससे बनी हुई है? बालू का पत्थरों से निर्मित है। रेड सैंडस्टोन है ना, लाल बलुआ पत्थर है। लाइमस्टोन क्यों बना? क्योंकि समुद्री जीव के निक्षेप वहां पर मौजूद है। आया समझ में? तो ये जब समुद्री अतिक्रमण हुआ उसके अवसादीकरण से निर्मित यह श्रृंखला है ना। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये केवल अवसादी ढेर था। बाद में जब हमारी तैथिस भूसन्नति में हिमालय पर्वत का निर्माण होते चला गया तो हिमालय पर्वत जब बन रहा था तो इसकी हलचल के कारण यहां पर भी कहीं ना कहीं हलचलें होना आरंभ हो गई और ये अवसाद जो है वो एक दूसरे पर वलित करते हुए एक पर्वत का रूप ले लिए। और बाद में कालांतर में याद रखना है, कालांतर में नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, वो धंस गया तो इसकी ऊंचाई हो गई। समझ में आया? तो कालांतर में जब नर्मदा भ्रंश निर्मित हुआ तो इसीलिए इसका जो दक्षिणी ढलान जो है ना वो ज्यादा है, जबकि उत्तरी ढलान में ऐसा कोई भ्रंश नहीं मिलता है। तो इसका उत्तरी ढलान धीरे 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 यमुना बेसिन में विलुप्त हो जाता है। तो जितनी हाइट दक्षिण से आपको देखने को मिलती है उतनी उत्तर से नहीं मिलती है ना। क्योंकि दक्षिण में क्या हो गया? दक्षिण में नर्मदा भ्रंश का निर्माण हो गया, है ना, नर्मदा घाटी का निर्माण हो गया, इसलिए उसका दक्षिणी ढलान जो है वो तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान इतना तीव्र नहीं है। सपाट होने के कारण धीरे धीरे यमुना बेसिन में क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। आई बात ध्यान में? पक्का? और अगर हम देखें, अगर इस श्रेणी की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका विस्तार कहां से है? देखिए इसका विस्तार अब आपको मारवाड़ क्षेत्र से देखना पड़ेगा। तो मारवाड़ में भी है, नीचे नर्मदा बेसिन से लेकर, याद रखना है, नर्मदा बेसिन से लेकर यानी कि नर्मदा भ्रंश से लेकर, है ना, उत्तर में यमुना नदी तक और पूर्व में याद रखना है सोन नदी से लेकर मारवाड़ के क्षेत्र तक इसके अवसाद प्राप्त होते हैं। हमें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अवसाद प्राप्त होते, पहाड़ी के रूप में मिले ना मिले, लेकिन उसके अवसाद मिलेंगे। कहां से कहां तक? अगर हम उत्तर में देखें तो यमुना बेसिन, दक्षिण में देखें तो नर्मदा घाटी, यहां तक इसका विस्तार है। और पूर्व में अगर हम बात करें तो सोन नदी से लेकर मारवाड़ के क्षेत्र तक जो है वह विंध्य का विस्तार है। और यहां पर क्या क्या है? यहां पर चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त छतरपुर, पन्ना, सतना के क्षेत्र में किम्बरलाइट चट्टानों में हीरो की भी प्राप्ति होती है ना। यही विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जहां पर हीरे की प्राप्ति होती है, किम्बरलाइट नामक चट्टानों में। सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है क्या है? कौन सा है? सद्भावना शिखर है, दमोह में स्थित है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। देखिए ये देखिए, एक और नर्मदा घाटी है, एक और यमुना बेसिन है, बीच में ये खड़ा हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि एक प्रकार से ब्लॉक पर्वत के जैसे प्रतीत होता है? हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि विंध्य भी ब्लॉक पर्वत तो नहीं है लेकिन ब्लॉक पर्वत जैसा प्रतीत होता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब इसमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां है ना? भांडेर है, भारनेर है, कैमूर है ना। तो ये विंध्य की प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो।